सुप्रभात बच्चों। मेरा नाम प्रिया है। मैं ड्रीम वैली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी और मेरा उप विषय है पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। आज मैं आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बताऊंगी, जो कि कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों के लिए है। भाषा भाषा हम किसे कहते हैं और भाषा से हम क्या करते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को जानते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने कैसे प्रकट करेंगे और दूसरे के मन के भावों और विचारों को कैसे जानेंगे? भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से ही हम दूसरे के मन के विचारों को, भावों को जान सकते हैं। लेकिन भाषा के किस माध्यम से हम दूसरे के मन के भावों और विचारों को जानेंगे? जैसे कि हम भाषा में मनुष्य एक दूसरे से बोलकर, पढ़कर या लिखकर एक दूसरे के भावों को जान सकते हैं। जैसे कि बच्चा, आप देख सकते हो, एक छोटा बच्चा अपने मन की बातों को बोलकर हमें बताएगा, जब ही हमें पता चलेगा। अगर हमें किसी किताब को हमने हाथ में लिया, जब तक हम उस किताब को पढ़ेंगे नहीं, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और जब तक हम लिखेंगे नहीं, अगर हमें किसी को पत्र भेजना है तो हम लिखकर पत्र को तब जाकर भेजेंगे, तभी जाकर वह मनुष्य उस पत्र को पढ़ेगा और आपके मन के भावों और विचारों को जानेगा। तो भाषा में हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बोलकर, पढ़कर या लिखकर, और दूसरे के विचारों को भी जानते हैं, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। इसी के साथ भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? क्या आप में से किसी को पता है? चलिए, आज मैं आपको मौखिक और लिखित भाषा दोनों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मौखिक भाषा। बोलकर या सुनकर। जैसे कि आप पिक्चर में जो ये चित्र बने हुए हैं, उनमें देख सकते हो कि मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों को सामने प्रकट कर रहा है बोलकर, या सुन रहा है अपने कान से कि दूसरे वाले ने क्या बोला। एक मनुष्य है जो पत्र को पढ़ रहा है, वो भी बोल रहा है, और एक महिला है जो फ़ोन पर बातें कर रही है। तो इस तरह जितने भी ये चित्र दर्शाए गए हैं, उन सभी में हम बोलकर या सुनकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। तो जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में हमें अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना होता है। इसके बाद आते हैं पढ़कर या लिखकर। जैसे कि आप देख सकते हो, चित्र में एक बच्ची है जो पढ़ रही है और एक लड़का है जो लिख रहा है। इस तरीके से जब हम अपने मन के विचारों को एक पत्र पे लिखकर दूसरे तक उस पत्र को पहुंचाते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि आपके पेपर में होते हैं, उस पेपर को आप लिखित रूप में पहले अपनी कॉपी में करते हो, एग्ज़ाम होते हैं, और उस कॉपी को हम आगे जाके अपने अध्यापक को देते हैं, जिससे आपके भावों और विचारों को अध्यापक को कैसे पता लगता है? जब वह आपकी कॉपी में देखता है कि आपने प्रश्न का उत्तर क्या लिखा है। इस तरह हम लिखित भाषा में अपने विचारों को पढ़कर या लिखकर प्रकट करते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ पशु पक्षियों की भाषा का कोई नाम नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि सामान्यतः हमारी हिंदी भाषा केवल 2 हैं, मौखिक और लिखित भाषा। लेकिन कहीं कहीं पर एक भाषा और दी जाती है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग मनुष्य बहुत ही कम करता है। जो मनुष्य
जन्मजात गूंगा होता है या बोल नहीं पाता या लिख नहीं पाता, तो वह इशारों से हमें बताता है। तो इशारों से के द्वारा कही गई बात को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और पशु पक्षियाँ भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। वो उनकी कोई भाषा नहीं होती, कोई बोली नहीं होती, वो हमें संकेतों द्वारा बताते हैं कि उनको क्या परेशानियाँ होती है या क्या चाहिए होता है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। अभी आप पिक्चर में देखिए कि माँ देखिए मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। तो माँ ने कहा वाह शाबाश, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी को पत्र जरूर लिखना, वो बहुत खुश होंगी। तो क्या आप बता सकते हो कि इस लड़के ने अपनी माँ के सामने अपने भावों और विचारों को किस तरह प्रकट किया, कौन सी भाषा में प्रकट किया है? बोलकर, क्योंकि यहाँ पर उसने कोई लिखित रूप में अपनी मम्मी को कोई पत्र तो नहीं दिया। वो आकर अपनी मम्मी को बताया कि माँ मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। तो इस तरह उसने अपने भावों को बोलकर अपनी मम्मी तक पहुँचाया। तो इसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। और इसी में आगे जब उस लड़के ने पत्र लिखा, लड़का पत्र लिख रहा है और नानी पत्र पढ़कर उसके मन की बात जान रही है। तो इस तरह जब लड़के ने पत्र लिखकर अपनी नानी को भेजा और उसकी नानी ने उसके मन की बात जानी, तो इसे हम कहते हैं लिखित भाषा। क्योंकि लड़के ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो है लिखित रूप, एक पत्र पर लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट किया है। इसके बाद आता है हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। अभी तक हमने यह जाना कि भाषा के कितने रूप हैं। अब हम यह जानेंगे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। इस देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। एक मात्र हिंदी ऐसी भाषा है जिसे हमारे देश के प्रत्येक भाग में बोला भी जाता है और समझा भी जाता है। विश्व को दूसरे स्थान मिला है हिंदी भाषा को। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अब आगे हम आपको बताएंगे क्या सभी भाषाओं को लिखने का माध्यम एक होता है। आपने देखा होगा कि जब आप हिंदी की किताब पढ़ते हो तो हिंदी की भाषा अलग होती है, इंग्लिश की किताब पढ़ते हो तो इंग्लिश की भाषा अलग होती है, गणित की किताब पढ़ते हो तो गणित की भाषा अलग होती है। इस तरह सभी भाषाओं को लिखने का अपना एक माध्यम होता है। तो उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के माध्यम को क्या कहते हैं? तो उसे हम किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं, उस भाषा की लिपि। और भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा को रोमन में, संस्कृत को देवनागरी में, मराठी भी देवनागरी और गुजराती भी देवनागरी। अभी आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। इसके बाद कुछ क्रियाकलाप हैं जो आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर उनका सही उत्तर देना है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से करता है। आप बताइए फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा, अपनी कॉपी में लिखिए। चारों रिक्त स्थान पढ़ने के बाद मैं आपको इनका सही उत्तर बताऊंगी। टेलीविज़न पर सुनी गई बातें भाषा का डैश रूप होती हैं। पिताजी को लिखा गया पत्र भाषा के डैश रूप में आता है। प्रत्येक भाषा का अपनी डैश होता है। तो इनका सही उत्तर है मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान
भाषा के माध्यम से करता है। टेलीविज़न पर सुनी गई बातें भाषा का मौखिक रूप होती हैं। पिताजी को लिखा पत्र भाषा के लिखित रूप में आता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। इस तरह अभी तक हमने यह जाना कि हिंदी भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है और हमारे देश की भाषा को किस लिपि में लिखा गया है। इसके आगे अब मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, आप मुझे मेरे साथ उस वाक्य को दोहराइए। मेरा बहन अच्छा है, क्या यह वाक्य सही लिखा है या मेरी बहन अच्छी है ये वाक्य सही है? दोनों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। मेरी बहन अच्छी है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसके बाद हम आइसक्रीम खाऊंगा या मैं आइसक्रीम खाऊंगा, तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। इस तरह हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें हमारी हिंदी भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि हमें हमारे वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, वो हम अपनी हिंदी भाषा के व्याकरण के प्रयोग से, व्याकरण के अध्ययन से ही जान पाएंगे। जब हम अपने व्याकरण का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हम जान पाएंगे कि यह वाक्य अशुद्ध है और यह वाक्य शुद्ध है। जैसे कि 4 आदमी उधर जा रही थी, यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि हमें पढ़ने पर भी पता चल रहा है दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। तो ये वाक्य अशुद्ध हैं या शुद्ध, इसका पता व्याकरण से चलता है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार है, 4 आदमी उधर जा रहे थे, दोनों लड़कियां खाना बना रही हैं। इस तरह व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसका प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण से हम भाषा के शुद्ध रूप को सीखते हैं कि हमारी भाषा का शुद्ध रूप क्या है और उसको प्रयोग करने के नियम होते हैं। इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने का काम और बोलने का काम व्याकरण के अध्ययन से ही करते हैं। तो हिंदी भाषा में व्याकरण का अपना एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाग है, अंग है। इसी के साथ मैंने कुछ वाक्य दिए हैं जिनका अशुद्ध वाक्य भी है और शुद्ध वाक्य भी है, तो आप सभी को उन वाक्यों को दोहराना है। मेरे को तंग मत करो, ये हमारा अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य, मुझे तंग मत करो। अशुद्ध वाक्य, हम बस से आया हूँ। शुद्ध वाक्य, हम बस से आए हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। शुद्ध वाक्य, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हमने आपको बता दिए थे। शुद्ध वाक्य, हमने आपको बता दिया था। माँ ने खाना डाल दिया है। शुद्ध वाक्य, माँ ने खाना परोस दिया है। लड़का लोग को समझाइए तो। शुद्ध वाक्य, लड़कों को समझाइए तो। क्या आप फॉर्म भरे हैं? शुद्ध वाक्य, क्या आपने फॉर्म भरा है? बिल्ली सारा दूध खा गई। शुद्ध वाक्य, बिल्ली सारा दूध पी गई। तो इस तरह हमें व्याकरण के प्रयोग से, व्याकरण के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कौन सा हमारा वाक्य शुद्ध है और कौन सा हमारा वाक्य अशुद्ध है। इसी के साथ आगे व्याकरण के कितने भाग होते हैं? व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। व्याकरण के प्रयोग से हम शुद्ध भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने का अध्ययन करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्याकरण के अंगों के बारे में। व्याकरण के 3 अंग हैं। नंबर पहला है हमारा वर्ण विचार। वर्णों के आकार, लिखने की विधि, भेद,
तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में हमारे जो वर्ण होते हैं, आ से लेके ज्ञानी तक जितने भी वर्ण होते हैं, हम उनके लिखने की विधि, उनके भेद, किस तरह वह एक वर्ण दूसरे वर्ण से अलग है और उनका उच्चारण का सही अध्ययन करते हैं कि वर्णों का सही उच्चारण क्या होता है। जैसे कि उदाहरण में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कै पढ़ते हैं, कै कबूतर, कै, लेकिन कै का सही उच्चारण कै नहीं होता, कै का सही उच्चारण होता है का। तो वर्ण विचार में हम वर्णों को सही रूप से लिखने की विधि, उनके भेद तथा उनके उच्चारण के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि के विषय पर विचार किया जाता है। जब हम एक एक वर्ण को जोड़कर शब्द बनाते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो ध्वनि निकलती है उसे हम शब्द कहते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है और शब्द विचार में हम शब्दों की व्युत्पत्ति और उनकी रचना के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह हम एक एक वर्ण को जोड़कर शब्द बनाएंगे। और इसके बाद आता है हमारा तीसरा नंबर वाक्य विचार। वाक्यों की रचना, उनके भेद, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। जब हम एक एक वर्ण को जोड़कर शब्द बनाते हैं तो हम एक एक शब्द को जोड़कर वाक्य बनाते हैं। और वाक्य विचार में हम वाक्य की रचना और उनके भेद और विराम चिन्ह, जैसे कि पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह के चिन्ह जो वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। ये होते हैं आपके व्याकरण के अंग, जो कि 3 होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके बाद हमारा कुछ क्रियाकलाप है। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसी के आधार पर आपको अभ्यास करना है कि आपने इस पाठ से क्या सीखा और कितना सीखा। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। सही उत्तर है 3। मुंह से बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। जब हम मुंह से बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा कहलाती है मौखिक भाषा। भाषा का रूप दिया गया है मनुष्य की बोली को, पशु पक्षी की बोली को या दोनों को। भाषा का रूप दिया गया है मनुष्य की बोली को, पशु पक्षियों की अपनी कोई बोली नहीं होती। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर लिखिए कि ये भाषा का कौन सा रूप है। जब 2 बच्चे आपस में बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा है। तो का हमारा मौखिक भाषा है। खा में बच्चा अपने भाव और विचारों को पत्र पर लिखकर प्रकट कर रहा है, कॉपी में लिखे या पढ़कर प्रकट कर रहा है तो वो लिखित भाषा है। और गा में बच्चा अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहा है तो उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के सभी रूपों के नाम लिखिए। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कहीं कभी कभी 3 भाषा के 3 रूप भी बताए जाते हैं। नंबर पहला है हमारा मौखिक, फिर लिखित और उसके बाद सांकेतिक भाषा। व्याकरण किसे कहते हैं? बताइए बच्चों। व्याकरण वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने, बोलने का अध्ययन करते हैं। ये इस पाठ से अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया वो हमारा यह था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है
और हमारी राष्ट्रीय भाषा किस लिपि में लिखी गई है, और लिपि में लिखी गई भाषा का अध्ययन आप कि वह भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है कैसे करोगे? व्याकरण की मदद से। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं व्याकरण के, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस तरह हमारा पाठ संपूर्ण रूप से ख़त्म होता है। तो इसके अलावा अब कोई भी चीज़ ऐसी है बच्चों जो आपको नहीं समझ में आई है इस पाठ से, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, जिससे कि मैं उस वीडियो मतलब उस प्रकरण को दूसरी वीडियो में आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आपको आपकी पढ़ाई में कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद बच्चों।